हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं 9 अक्टूबर के विजन की करंट अफेयर्स के डिस्कशन। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रिगार्डिंग आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक डायनेमिक और इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम को लॉन्च करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हैं कि साइक्लोन क्या है पहली बात। और जो दूसरा जो पोटेंशियल क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वो है कि हमारे बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स बनते हैं एज कम्पेयर टू हमारे ये वेस्टर्न वाले पोर्शन पे। तो ऐसा क्यों होता है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। लास्ट में हम फिर कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे कि क्या करने चाह रहा है ये आईएमडी। ठीक है, तो सबसे पहले साइक्लोन कहाँ पर बनता है, वहाँ पर बनता है जहाँ पर ऑलरेडी लो प्रेशर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, यानी जहाँ पर जो सरफेस है वो गर्म है। तो पानी कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। तो करीब करीब 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड अगर पानी का टेम्परेचर है तो वहाँ पर साइक्लोन के बनने के चांसेस है। सेकेंड थिंग ये है कि कोरियोलिसिस फोर्स वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। कोरियोलिसिस फोर्स होता है अर्थ के मूवमेंट की वजह से जो फोर्स मिलता है, और ये चीज़ इक्वेटर पे एब्सेंट होता है, इसलिए इक्वेटर पे साइक्लोन्स नहीं बनते हैं। तो ये जो दो है वो मेजर चीज़ें हैं जो साइक्लोन के बनने के लिए रिगार्डिंग साइक्लोन के रिगार्डिंग हमें चाहिए होती है। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन वो है कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स क्यों आते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे अरेबियन सी। क्योंकि यहाँ पर जो साइक्लोन्स पहुँचते हैं वो इस साइड से भी आते हैं जो पैसिफिक ओशन में बनते हैं। अगेन यहाँ पर का जो पानी है कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म है टू अरेबियन सी। ठीक है, तो इसीलिए हमारे बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा जो साइक्लोन्स है वो जनरेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी। अब जो आईएमडी कर रहा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो ये नया साइक्लोन वार्निंग सिस्टम लाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर वो तीन चीज़ों के डाटा को कंबाइन करने की बात कर रहा है। एक तो जो हमें मेट्रोलॉजिकल डाटा मिलेगा वो, यानी वेदर रिलेटेड डाटा। सेकंड जियो स्पेशल डाटा, इसका मतलब है उस लोकेशन स्पेसिफिक जो डाटा मिलेगा। थर्ड वहाँ पर की जो पॉपुलेशन डाटा है, इन तीन डाटा को मिक्स करके ये साइक्लोन वार्निंग सिस्टम जनरेट करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो डाटा मिलेगा हमको वो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक टेलर्ड वार्निंग होगी। किसी भी चीज़ को हम टेलर्ड कहते हैं उसका मतलब क्या है, किसी कपड़े को हम टेलर्ड कहते हैं इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर उस इंसान के साइज को देख के उसके हिसाब से सिला गया है। तो टेलर्ड वार्निंग यानी उस डिस्ट्रिक्ट की कंडीशन देख के, वहाँ की मेट्रोलॉजिकल डाटा, वहाँ का जियो स्पेशल डाटा और वहाँ की पॉपुलेशन डाटा देख के उस डिस्ट्रिक्ट के लिए पर्टिकुलर वार्निंग बनाई जाएगी, ये कहने का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अलावा वहाँ का लैंड यूज और सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें भी देखी जाएगी एंड उसी के बेसिस में वार्निंग को डिसेमिनेट किया जाएगा। ये आईएमडी जो कर रहा है इन पार्टनरशिप विद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ कर रहा है, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 के अंदर बनाई गई थी, ये याद रखिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी। ठीक है, तो इसके अलावा इनकॉइस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस भी यहाँ पर इनके साथ पार्टनरशिप में है, और पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट भी इनके साथ पार्टनरशिप में है इस पर्टिकुलर डाटा को या साइक्लोन वार्निंग सिस्टम को डिसेमिनेट करने के लिए। अभी जो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है इनको लॉन्च करने के लिए दो चीज़ें हैं, एक है एरिया कंट्रोल वार्निंग सिस्टम और दूसरा है साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। ठीक है, तो जो एरिया कंट्रोल वार्निंग सिस्टम है वो 3 जगह पे है, कलकत्ता, चेन्नई एंड मुंबई पे। कलकत्ता यहाँ वेस्ट बंगाल पे है, चेन्नई नीचे तमिलनाडु में है एंड मुंबई महाराष्ट्र में है। इनके अलावा जो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है सेंटर से वो भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है एंड विशाखापट्टनम नीचे आंध्र प्रदेश में एंड अहमदाबाद यहाँ गुजरात में यहाँ पर है। ठीक है, तो इन चीज़ों में अभी इनसे जो हमें साइक्लोन की वार्निंग सिस्टम है वो मिलती है। तो ये जो वार्निंग है वो 4 स्टेजेस में आती है। एक है प्री साइक्लोन वॉच जो कि 72 आवर्स पहले आती है, फिर साइक्लोन अलर्ट जो 48 आवर्स पहले आती है, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग की लोकेशन और इंटेंसिटी और स्टॉर्म के बारे में। और इसके अलावा साइक्लोन वार्निंग जो आती है फिर वो 24 आवर्स पहले आती है एंड लास्ट होती है पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक जो कि 12 घंटे पहले दी जाती है। बात करें इंडिया में कहाँ पर ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, तो ये रेड का मतलब है वेरी हाई। ये वेरी हाई कहाँ पर है, ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट पे है। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्ट पे साइक्लोन के लैंडफॉल के चांसेस, यानी साइक्लोन ज़्यादा आते हैं इंडिया की अगर बात करें। और गुजरात में फिर हाई वाला है, और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर नीचे नीचे जो हमारा सदर्न साइड में उस पर भी ब्लू पोर्शन ज़्यादा है कंपैरेटिव टू रेड। तो ये सारे जो है पोटेंशियल एरियाज़ है।
वेस्टर्न साइड में नहीं आते उतने, और केरला में तो स्पेसिफिकली नहीं आते हैं साइक्लोन्स, ठीक है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जब हम इन एरियाज़ में साइक्लोन के लैंडफॉल की न्यूज़ सुनते हैं। तो ये था पहले टॉपिक के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सेकेंड टॉपिक है कि इंडिया ने अपना जो ट्रेड डेफिसिट था विद चाइना उसको करीब करीब हाफ कर दिया, आधा कर दिया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कितना ट्रेड डेफिसिट था हमारा चाइना के साथ। तो ये बात है 1 साल पहले की आज से। तो करीब 22.6 बिलियन हमारा ट्रेड डेफिसिट था। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है कि हम ज़्यादा उनसे इंपोर्ट कर रहे थे और उनको एक्सपोर्ट कम कर रहे थे। वही बात है ना, उधार का सिस्टम ज़्यादा हो जा रहा था। आप किसी से चीज़ें ज़्यादा खरीद रहे हैं और उनको कम बेच रहे हैं तो फ़ायदा उनका होगा, आपका नहीं। तो हमारा यही सिस्टम चाइना के साथ था। तो ये चीज़ अभी हमने आधी कर दी है। इनके पीछे रीज़न क्या है? सबसे पहले तो हमारे खुद के अंदर जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत कम है। अब हम डिमांड ही नहीं कर रहे हैं अंदर, तो हम बाहर से क्यों कुछ चीज़ इंपोर्ट करेंगे। सेकंड जो रीज़न है कि चाइना का जो इंपोर्ट है वो एक्सपेंड होता रहा है अभी भी। पैंडेमिक के टाइम पे एक यही कंट्री है चाइना जिसने थोड़ा बहुत फ़ायदा किया है, बाकी सारी कंट्रीज़ को लॉस, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ को लॉस हो रखा है। हमने तीसरी चीज़ और क्या करी कि हमने अभी चाइना पे एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई थी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है कि लेटर सपोज कोई कंट्री अपने वहाँ कोई प्रोडक्ट अगर वो 10 रुपये का बना रहा है लेकिन वो किसी और कंट्री में वही चीज़ 8 रुपये का बेच रहा है, तो उससे क्या होगा कि उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। कैसे फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो जिस कंट्री में वो सामान बेच रहा है वहाँ के जो खुद के उनके प्रोड्यूसर्स होंगे ना, वो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप अगर आपको एक चीज़ 2 रेट से मिल रही है, एक चीज़ सस्ती मिल रही है, वही चीज़ महंगी मिली तो आप सस्ते के लिए जाएंगे। भले आप नहीं देखते हैं पहले कि वो कहाँ बना हुआ है। तो यही चीज़ हो रहा था, सस्ते के पीछे इंडिया के जो खुद के प्रोड्यूसर्स थे वो चीज़ सामान नहीं बेच पा रहे थे, तो इसलिए हमें उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़ी थी। तो इन तीनों रीजन्स की वजह से अभी ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो हाफ हुआ है। कोई और हमने उतना बड़ा स्टेप नहीं लिया है इसके लिए। तो लेकिन जो हमारे वहाँ एक्सपर्ट्स हैं जो ये चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रेड डेफिसिट में कमी आई है, कम हुआ है, ये सस्टेनेबल नहीं है, मतलब ये लंबा नहीं चलने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जैसे हम जो मेजर चीज़ें इंपोर्ट करते हैं चाइना से वो है फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, एक्टिव एपीए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो ये चीज़ हम कोशिश तो कर रहे हैं कि इंडिया में बनाई जाए, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो जब तक वो बन नहीं जाती है सही से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें वो चाइना से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, ये डिमांड जो भी कम हुई है ये फ्यूचर में बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। और हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नहीं बढ़ाया, तो अगेन हमको कहीं ना कहीं से उसको खरीदना पड़ेगा। तो चाइना इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो इसके लिए ये बोल रहे हैं कि हमें मीडियम टर्म स्ट्रेटजी बना के चलनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। और क्या स्टेप्स लिए हैं इंडिया ने ये एक्सपोर्ट को मतलब बूस्ट करने के लिए और इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए? इंडिया ने सबसे पहले जो चाइना को ये जो नॉन मार्केट इकोनॉमी है उसका स्टेटस उसको मेंटेन रखा, ये चीज़ हटाया नहीं है। इसका मतलब ये है जिनको भी हमने ये स्टेटस दिया है नॉन मार्केट इकोनॉमी का, हम उनके प्रोडक्ट्स में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, ठीक है। और साथ में हमने अभी क्या किया है, हमने रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दी थी ना, 371 आइटम्स जो कि हम चाइना से लेते थे उनके इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दी थी। इसके अलावा हमने एक निर्विक स्कीम, निर्विक स्टैंड्स फॉर निर्यात ऋण विकास योजना स्कीम, ये लॉन्च करी है। इससे क्या है कि जो भी बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको इंश्योरेंस देने की बात करी है, और प्लस उनका जो प्रीमियम है उसको कम करने की बात करी। इससे होगा कि उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा कि हाँ वो बाहर चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्कीम लॉन्च करने के पीछे रीज़न ये था। थर्ड थिंग है कि हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमने शुरू किया है आत्मनिर्भर भारत, जो कि डिफरेंट सेक्टर्स के अक्रॉस हम चला रहे हैं। इससे होगा क्या कि हमारा एक्सपोर्ट बूस्ट होगा और हमारा इंपोर्ट जो है थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सेकंड टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट है अबाउट जो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इनने एक वाटर प्योरिफिकेशन के लिए एक बनाया, ठीक है।
तो वो किस चीज़ को प्योरीफाई करेगा पानी में से, एक तो फ्लोराइड के कंटेंट को, सेकेंड थिंग आयरन के कंटेंट को कम करेगा। तो ये टेक्नोलॉजी किसने बनाई है? CSIR ने बनाई है, ये याद रखना। तो अभी ये जो बनाया है ये है कि ये कम्युनिटी लेवल वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम है, पहली बात। ठीक है, कम्युनिटी लेवल यानी जैसे आप जाते हैं कहीं पर तो फिल्टर लगे होते हैं, तो आप कहीं आप क्या कोई भी कम्युनिटी से उसमें से पानी भर सकता है। तो इस टाइप का ये है, यानी हाउस होल्ड पे यूज़ करने के लिए नहीं बनाया है, कम्युनिटी लेवल पे यूज़ करने के लिए बनाया है। ठीक है, तो करीब करीब 1 घंटे में ये 10,000 लीटर पानी को प्योरीफाई कर सकता है। ठीक है, तो और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये कॉमन रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, रॉ मटेरियल, उनको यूज करता है, जैसे कि सैंड, मिट्टी, ग्रेवल एंड एडजॉर्बेंट मटेरियल्स को यूज करता है। ठीक है, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, इनके बीच में भी डिफरेंस याद कर लीजिए। AD मतलब होता है एडजॉर्प्शन, यहाँ पर कह रही, एंड AB एब्जॉर्प्शन, दो चीज़ें। एब्जॉर्प्शन कब होता है? लाइक लेटर सपोज आपने एक रुई का टुकड़ा लिया और इसको आपने पानी में डिप कर दिया, तो उसको अगर आप पानी में डिप करेंगे तो क्या होगा? ये पूरी गीली हो जाएगी, एकदम सेंटर तक पानी पहुंच जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, B फॉर बॉय। सेकेंड होता है एडजॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट। एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि इसके बस सरफेस में पानी जो है वो हो जाएगा, मतलब आ जाएगा, अंदर डीप नहीं पहुंचेगा, तो इसको हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन जो एक सरफेस फिनोमिनन है और एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिनन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इन मटेरियल्स को यूज करके यहाँ पर इनने ये कम्युनिटी लेवल वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम बनाया है। ठीक है, आगे जाए तो इसमें 3 स्टेज में प्योरीफिकेशन होने वाला है, ये याद रखना, 3 स्टेज में होने वाला है। और जितना पानी इसको परमिट किया जाएगा उतना ही पानी ये क्या करेगा? प्योरीफाई करेगा। इसमें ये 3 चीज़ें यूज कर रहे हैं, जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं। एक है ऑक्सीडेशन, फिर है ग्रेविटेशनल सेटिंग एंड फिर है केमिजॉर्प्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन आपने अपने क्लास स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि आप अपने से इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं या फिर ऑक्सीजन को खुद में ऐड कर दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सेकेंड थिंग होती है ग्रेविटेशनल सेटलिंग। जैसे आपने क्या किया, पानी में मिट्टी को अगर आप घोल दे तो थोड़े टाइम बाद वो पानी नीचे सेटल हो जाती है, तो वो ग्रेविटी की वजह से सेटल होती है नीचे, इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल सेटलिंग। थर्ड है केमिजॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन जैसे मैंने अभी आपको एडजॉर्प्शन के बारे में बताया, तो केमिकली अगर कोई चीज़ किसी पे एडजॉर्ब हो रही, यानी इस सरफेस पे जो पानी अगर कुछ भी चीज़ मैं बाहर से लगा रही हूँ वो केमिकल रिएक्शन करके सरफेस पे लग जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं केमिजॉर्प्शन, यानी केमिकली एडजॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस यहाँ पर ये यूज करेगा। तो इससे क्या होगा, मैंने आपको बताया था 2 चीज़ हटेंगी, एक तो फ्लोरीन और दूसरा आयरन। तो ये हटा क्यों रहा है, इससे दिक्कत क्या है? फ्लोरीन का अगर पानी में ज़्यादा कंटेंट होगा तो इससे हमें फ्लोरोसिस होने के चांसेस है। अब ये फ्लोरोसिस 2 टाइप का होता है, एक तो होता है स्केलेटल वाला और दूसरा होता है नॉन स्केलेटल वाला। अगर आपको नॉन स्केलेटल हुआ है सिंपल, तो वो ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं है। उससे क्या होता है कि कुछ आपके पेट में दिक्कत हो सकती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको। लेकिन वही चीज़ अगर आपकी स्केलेटल फ्लोरोसिस में कन्वर्ट हो गया तो वहाँ पर आपके दांतों में या आपके स्केलेटन में प्रॉब्लम आती है, आपके बोन्स वीक हो जाते हैं, या आपके या किसी के दांत में वाइट आपने स्पॉट्स देखे होंगे, वो फ्लोरोसिस होता है। ठीक है, तो ये होता है स्केलेटन फ्लोरोसिस, ये याद रखना। तो इसका अगर फ्लोरीन का अगर हम देखें तो कितने स्टेट्स में हमको ज़्यादा मिला था? 20 स्टेट्स में करीब 230 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे मिले जहाँ पर फ्लोरीन का कंटेंट जो परमिसिबल लेवल है उससे ज़्यादा मिला था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड स्टेट्स है वो है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये मॉडरेटली अफेक्टेड है। और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है राजस्थान, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश, ये याद रखना। सेकेंड थिंग, अगर मान लीजिए अभी तो हमने फ्लोरीन की बात कर, वही अगर आयरन का कंटेंट अगर ज़्यादा हो गया तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकते? उससे हमें हो सकता है लिवर में कैंसर, डायबिटीज़ या हार्ट रिलेटेड डिजीज़, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड हमें डिजीज़ हो सकती है अगर हमारे जो वाटर में आयरन का कंटेंट ज़्यादा हो जाए तो। ठीक है, अब
आयरन बहुत जगह बहुत ज़्यादा मिला था, करीब 18,000 रूरल हैबिटेशंस इससे अफेक्टेड है जहाँ पर के पानी में आयरन का कंटेंट ज़्यादा है। तो इसीलिए ये CSIR की जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी है ये हमारे लिए अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसके अलावा भी जो पानी को प्योरीफाई करने के लिए सर्टेन स्टेप्स लिए गए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, जैसे पहला है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस, एंड सेकेंड है जल जीवन मिशन मिशन जल जीवन मिशन जो है ये जल मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि 2024 तक हम ये एम कर रहे हैं कि हर जो रूरल हाउस होल्ड, मतलब रूरल एरियाज में जो रूरल हाउस होल्ड होते हैं वहाँ पर हमें फंक्शनल हाउस होल्ड टैप लगवाना है, जो पानी आता है ना टैप से, वो चीज़ लगवाना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड वाला भी कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि इंडिया और यूके ने साइन किया है डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट। अब इससे आपको इसमें जो सर्टेन डाटा वो याद रखना वो ये है कि इंडिया ने किस किस के साथ ये चीज़ साइन करी है, इसको साइन करने से फ़ायदा क्या होता है, एंड सर्टेन की लोकेशंस हमने याद करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि ये साइन करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि जिस भी कंट्री के साथ हम ये लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट साइन करते हैं उनके नेवल बेसिस या मिलिट्री बेसिस को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब वो किस टाइम पे एक्सेस हम कर सकते हैं वो चीज़ पैक्ट में मेंशन्ड होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम उनके बेसिस के अराउंड पहुंच चुके हैं और हमारा फ्यूल ख़त्म हो गया है तो हम उनके बेसिस पे फ्यूल सर्विस ले सकते हैं या कोई भी और सर्विस ले सकते हैं। अगर वो मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी यूज होना होगा तो ये पैक्ट में लिखा होगा कि वो चीज़ मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो हमने यूके के साथ ये साइन किया है ये मिलिट्री पर्पज़ के लिए नहीं लिखा गया है। इसमें हम फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, सप्लाईज एंड स्पेयर्स यूज़ कर सकते हैं, जॉइंट ट्रेनिंग के लिए इनके बेसिस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे जो है इससे हमें क्या मिलेगा, नेवल फैसिलिटीज़ इन इंडियन ओशन की एक्सेस मिल जाएगी। और इससे क्या हुआ है, इंडिया एंड यूके की जो स्ट्रेटेजिक टाइज है वो इन्हांस हुए। ये चीज़ तो आप कॉमन सेंस लगा के भी आप बोल सकते हैं, बस याद रखना ये अटलांटिक ओशन वाला फैक्ट कि यहाँ पर हम उनके नेवल बेसिस यूज कर सकते हैं तो हमें अटलांटिक ओशन का भी एक्सेस मिल रखा है। अब किन कंट्रीज़ के साथ हमने और ये साइन किया, हमने साइन किया विद USA, विद ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया, ओमान एंड सिंगापुर। इनके साथ हम ऑलरेडी डिफेंस लॉजिस्टिक पैक्ट साइन कर चुके हैं। अब किसके साथ रहता है, अभी रशिया के साथ ये बात चल रही है कि ये चीज़ साइन हो जानी चाहिए, ठीक है। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है इस पैक्ट के साइन होने का, तो मैंने आपको बोला था कि इंडिया को बहुत जगह का एक्सेस मिल जाएगा, बहुत सारे पोर्ट्स का एक्सेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए उनके, जैसे कि जो कीलिंग आइलैंड ये साउथ इंडियन ओशन में है, और इसके अलावा भी जैसे ओकिनावा एंड बुसान, ये ओकिनावा जापान का है, बुसान जो साउथ कोरिया का। अभी आपको मैं मैप में ये दिखा दूंगी चीज़ें, ठीक है। और दूसरी भी चीज़ क्या है कि जैसे चाइना अपना जो फुटप्रिंट है इन इंडियन ओशन वो इंक्रीज करता जा रहा है। जैसे नेवल में उसने अपना पहला मिलिट्री नेवल बेस खोला है, मिलिट्री यानी वो वहाँ से वॉरफेयर भी कर सकता है अगर उसकी बस चले तो ऐसे में जब चाइना अपना प्रेजेंस इंडियन ओशन में कॉन्टीन्यूसली एक्सपेंड कर रहा है तो हमारा ये डिफेंस लॉजिस्टिक पैक्ट साइन करना हमारे लिए एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, क्योंकि हम खुद से कुछ खर्चा नहीं कर रहे हैं वहाँ पोर्ट सेटअप करने का, वो ऑलरेडी पोर्ट सेट है, हमें बस उनकी एक्सेस मिल जा रही है, ठीक है। तो बात करें अगर मैप की, तो ये देखिए कुछ सर्टेन लोकेशंस जो आपको याद रखनी है। ला रीयूनियन, यहाँ ये फ्रांस का ही है, लेकिन ये चीज़ आपके यहाँ नहीं है, ये है आपके इंडियन ओशन में, यहाँ पर कहीं पर है रीयूनियन आइलैंड, ठीक है, यहाँ पर याद रखना। इधर पे कहीं पे है रीयूनियन आइलैंड। अब ये कोको कीलिंग ये ऑस्ट्रेलिया का है, याद रखना। सिंगापुर के साथ ऑलरेडी बता चुकी, गुआम USA का यहाँ पर है, ओकिनावा एंड जीवा जापान का है, एंड बुसान साउथ कोरिया का है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, आपसे डायरेक्टली इनकी मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो है यहीं पर है कि नहीं है, तो प्लीज़ कीप इन माइंड इनकी लोकेशन, ठीक है। आते हैं हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में।
नेक्स्ट टॉपिक में अभी EPCA ने कुछ स्टेट्स को ऑर्डर किया है कि आप 15 अक्टूबर से अपने स्टेट में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ें ध्यान देनी है वो ये है, सबसे पहले कि EPCA क्या है, ठीक है। सेकेंड थिंग हमें देखना है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है, और पर्टिकुलरली ये दिल्ली NCR में ही क्यों अप्लाई करने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले EPCA ये सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इनको मैंडेट दे रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि आप ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। सबसे पहले EPCA के बारे में बात करती। EPCA का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है। अब यहाँ पर इन्हें किस किस स्टेट को ऑर्डर किया था, ये किया है दिल्ली को, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश को। ये याद रखना। क्यों इन्हीं स्टेट्स को, क्योंकि ये स्टेट्स दिल्ली को बॉर्डर करते हैं, दिल्ली के बॉर्डर एरियाज में ये स्टेट्स आते हैं। तो इनके एक्शन की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है। क्या एक्शन है वो भी हम पढ़ेंगे। तो क्यों, सबसे पहले तो बोला गया है, सबसे पहले स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम बहुत अब शुरू हो जाएगी। क्यों करते लोग फार्मर स्टबल बर्निंग, क्योंकि मैकेनाइज फार्मिंग की वजह से जो नीचे के पोर्शन रह जाते हैं उनको लेबर के थ्रू निकालने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो सबसे ईजी ऑप्शन उनके पास होता है कि उसको जला दे। वो जला देते हैं तो वहाँ से जो स्मोक होता है वो उठ के दिल्ली वाले रीजन में आता है। यहाँ ऑलरेडी क्या कंडीशन प्रिवेल हो रही होती है, यहाँ पहली बात ठंडी मतलब स्लो हवा चलती है, बहुत 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 स्लो हवा चलती है, और वो एकदम ग्राउंड लेवल पे चलती है, और ठंडी अलग होती है। तो इससे क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे जितने पॉल्यूटेंट्स हैं वो सबको अपने पास उठा के मतलब जमा कर लेती है। प्लस जो ये स्मोक आता है स्टबल बर्निंग का, वो अलग चीज़ है। तो इससे दिल्ली में स्मोक प्लस फॉग जो ठंड वाला होता है ये मिला के स्मॉग बना देता है। बहुत ही गंदी कंडीशन हो जाती है दिल्ली की, ठीक है। और प्लस मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, स्लोअर विंड एंड कूलर टेम्परेचर का बता दिया, एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज, ये तो कॉमन चीज़ बात है, हर जगह इनका पॉल्यूशन हो ही रहा है, ठीक है। तो एक और चीज़ यहाँ पर डेवलप की गई है वो है कि अभी अभी रिसेंटली इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पूसा दिल्ली में है, इसने एक कैप्सूल डेवलप किया है जिसका नाम है पूसा बायो डिकम्पोजर। इससे होगा क्या कि इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड सॉल्यूशन। इसको आप लिक्विड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड फिर जो स्टबल बच जाता है उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो वो जो स्टबल है वो वैसे ही सड़ जाएगा, ठीक है। तो उसको डिकम्पोज करने के लिए ये चीज़ बनाई गई है। तो इससे होगा क्या कि फार्मर्स उनको जलाएंगे नहीं तो पोल्यूशन नहीं होगा। तो थोड़ा सा हम ये जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो है 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंगली कि आपका पोल्यूशन स्टेट कितना है उस पर्टिकुलर एरिया में। और देखिए हम ये किस बेसिस में देखते हैं कि पोल्यूशन ज़्यादा है कि नहीं है। हम 2 पॉल्यूटेंट्स देखते हैं, एक तो PM2.5 और PM10, ठीक है। इनके बेसिस में हम चेक करते हैं किसी भी एरिया का पोल्यूशन। तो ये डिवाइडेड है। सबसे पहली होती है मॉडरेट टू पुअर क्वालिटी में, स्टेज 1 में होती है। वहाँ पर इन चीज़ों को रोक दिया जाता है। आप प्लीज़ इनकी रीडिंग कीजिए। ये पूछा जा सकता है कि स्टेज 1 में कौन सी चीज़ें हैं, स्टेज 2 में कौन सी चीज़ें हैं। ये पर्टिकुलर डाटा मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, इतना स्पेसिफिक नहीं जाएगा। और अगर इतना स्पेसिफिक गया भी तो जनरली डाटा गलत होता है। आई एम नॉट सेइंग कि 100% डाटा गलत होता है क्वेश्चन पेपर्स में, लेकिन मोस्ट ये गलत ही होता है। तो इसलिए आप डाटा को याद करने की कोशिश मत कीजिए। आप जो चीज़ बाकी इंपॉर्टेंट है आप उसको याद कर सकते हैं, बस एक रीडिंग कर लीजिए ताकि आपको एक आइडिया रहे कि कितने की बात कर रहा है। आइडिया का मतलब होता है जैसे मैं यहाँ पर माइक्रोग्राम की बात कर रही हूँ, वहाँ प्रोग्राम में नहीं बोलना चाहिए ना, ग्राम एंड माइक्रोग्राम में बहुत डिफरेंस हो जाता है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज आती है वो होती है वेरी पुअर वाली। फिर थर्ड स्टेज जो होती है वो होती है सीवियरली पॉल्यूटेड वाली। फोर्थ स्टेज ये इमरजेंसी वाली होती है। आप ये चीज़ याद रखना क्योंकि जनरली दिल्ली इसी कंडीशन में रहता है स्टेज 4 में। अगर मैं पढ़ लूँ तो पहले तो ये जो ट्रक्स की एंट्री है उनको बैन कर देते हैं दिल्ली के अंदर बाकी स्टेट से, कुछ एजेंशियल कमोडिटीज़ को छोड़ के। सेकेंड थिंग जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है उसको भी रोक देते हैं। एंड थर्ड थिंग ऑड इवन स्कीम, अब ये तो शायद आप सभी ने सुनी होगी ऑड इवन स्कीम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। लेट अस जस्ट गो टू अनदर वन।
अब ये लास्ट के जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है वो रह चुके हैं, तो एक बार फटाफट इनकी भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है अबाउट असीम पोर्टल। असीम पोर्टल, ये इसको थोड़ा टाइम हो चुका है लॉन्च किए हुए। इसका मतलब है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। ठीक है, तो ये डेवलप किया था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, और इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है कि करीब 2 महीने में 60,000 लोगों को इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट नौकरी मिल चुकी है, तो इसलिए अच्छा खासा पोर्टल है ये। इससे हो रहा क्या है कि इस पोर्टल में दोनों ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ से एम्प्लॉयर को पता चल जाएगा कि कहाँ पर एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय को पता चल जाएगा कि कहाँ पर नौकरी खाली है। तो एक तरीके से जो डिमांड सप्लाई में गैप आ रहा था ना नौकरी के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने का काम किया है असीम पोर्टल ने। तो ये काफ़ी अच्छा पोर्टल है इस हिसाब से। ठीक है, तो ये पहला था। याद रखना कि ये किसने डेवलप किया है और ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, किसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये तो समझ ही जाएगा कि स्किल के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ही कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है SARDP-NE, जिसका फुल फॉर्म है स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज। तो मतलब ये पर्टिकुलर जो है लॉन्च किया है इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का। क्यों है? क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम ये क्या करना चाहते हैं, एक रोड नेटवर्क डेवलप करना चाहते हैं पूरे। तो सबसे पहले तो ये वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं हर स्टेट में, 8 स्टेट्स हैं ना नॉर्थ ईस्ट में आई थिंक, हाँ, तो उनके जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनको रोड नेटवर्क से ज्वाइन करने की बात करी है। सेकेंड थिंग, ये ऑल्सो रोड कनेक्टिविटी बचाना चाहता है बैकवर्ड एंड रिमोट एरियाज में। तो ये याद रखना ये कहाँ के लिए है और कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। अब TRP, ये सुना होगा आपने, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, ये नया लग रहा है। टीआरपी के लिए जो सोशल मीडियाज या न्यूज़ चैनल्स जो बदनाम हो जाते हैं कि टीआरपी के लिए कोई फेक न्यूज़ दिखा रहा है, कोई एवी एक न्यूज़ को बार बार दिखा रहे हैं, तो वो सब किस लिए होता है? वो होता है TRP के लिए। तो अभी जो है जो स्कैम आया है वो है TRP को मैनिपुलेट करने का स्कैम। अब देखिए TRP इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों क्यों ये जानना जरूरी है कि किस न्यूज़ चैनल को कौन कितना देख रहा है? ये जानना जरूरी है फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस। ऑब्वियस सी बात है, जिस न्यूज़ चैनल को ज़्यादा देखा जाएगा उनको एडवर्टीजमेंट ज़्यादा मिलेंगे, एंड एडवर्टीजमेंट उनको ज़्यादा मिल रहा है तो ऑब्वियसली उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए TRP इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये दिखाता है कि 1 मिनट में कितने लोग कौन सी कम्युनिटी से किस चैनल को कितने टाइम के लिए देख रहे हैं। यहाँ पर जो कितना टाइम बोला है ये 1 मिनट हम इंडिया में लेते हैं। इंडिया जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ही फॉलो करता है 1 मिनट का। ठीक है, तो ये TRP का मतलब होता है। अब मैं क्यों ये इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया है। इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट, यानी जितनी रेटिंग मिलेगी उस हिसाब से आपको कॉस्ट मिलेगा आपकी एडवर्टीजमेंट में। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए ये जो काउंसिल है ना, बार्क, स्टैंड फॉर ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, इनने बारोमीटर्स बनाया है। ठीक है, इंस्टॉल किया है। करीब 4500,000 इम्पैनल्ड हाउस होल्ड्स, इतने घर हैं जिनको इनने मार्क कर रखा है कि ये घर जो देखेंगे उस हिसाब से हम इन न्यूज़ चैनल्स को TRP प्रोवाइड करेंगे। किसने किया? बार्क ने किया। बारोमीटर प्लीज़ याद रखिएगा। अब बार्क की अगर बात करें तो ये एक इंडस्ट्री बॉडी है जो कि जॉइंटली डेवलप की गई है। याद रखना किस किस ने, एडवर्टाइजर्स ने, एड एजेंसीज ने एंड ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज ने, इन सब ने मिलकर इस बार्क को जॉइंटली डेवलप किया है। नेक्स्ट जो है वो है गूगल फेसेस न्यू एंटी ट्रस्ट केस इन इंडिया ऑन स्मार्ट टीवीज। एंटी ट्रस्ट लॉज क्या होते हैं? एंटी ट्रस्ट लॉज तब प्ले में आते हैं जब ये देखा जाता है कि मार्केट में कुछ कंपनीज मिलके या कोई पर्टिकुलर कंपनी मोनोपोली लाने की कोशिश कर रहा है। मोनोपोली क्या होता है? एक ही का राज होना। ठीक है, तो अभी ये गूगल पे जो है एक प्ली फाइल की गई है इसके अगेंस्ट कि जो ये जो स्मार्ट टीवी जो होते हैं ना उसके मार्केट में छेड़छाड़ कर रहा है, उसके प्राइसेस से ये छेड़छाड़ कर रहा है गूगल। तो इसीलिए
है, इसके अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च की गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, और वो एग्जामिन कर रहा है कौन? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो ये एस्टेब्लिश करी थी अंडर कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002, ठीक है, जो चेक करती है कि जो मार्केट में कहीं कोई मोनोपोली तो नहीं कर रहा, सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही है कि नहीं चल रही है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है जो टॉपिक वो है ड्रैगन फ्लाई के फॉसिल्स अनअर्थ किए गए हैं झारखंड में। यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ड्रैगन फ्लाई एक कार्निवोरस है, प्लीज़ याद रखना। ये एक बायो इंडिकेटर है। बायो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? बायो इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि ये वहाँ के पोल्यूशन लेवल को इंडिकेट करती है, अगर ठीक है कि वहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन है कि नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पर ये बताती है। इसके अलावा अभी जो ये झारखंड में मिली है, झारखंड में मिलने का यहाँ पर से क्या हम चीज़ें निकाल सकते हैं कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ड्रैगन फ्लाई वाटर बॉडीज़ के आसपास रहती है, यानी ये कौन सी पीरियड की मिली है? ये मिली है नियोजीन पीरियड की। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नियोजीन पीरियड में झारखंड में जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसके अराउंड कोई ना कोई वाटर बॉडी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फ्रेश वाटर बॉडी के अराउंड रहते हैं, कार्निवोर्स हैं एंड बायो इंडिकेटर्स हैं। लास्ट है अर्थ शॉट प्राइज। ये किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है प्रिंस विलियम, जो कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस हैं। इंग्लैंड में या यूनाइटेड किंगडम में अभी भी मोनार्की सिस्टम चलता है, ठीक है। वहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है वहाँ की क्वीन है, तो उन्हीं के जो ये प्रिंस विलियम ने लॉन्च किया है उन्हीं की फैमिली से। अब ये क्यों किया? अब ये अंडरस्टूड चीज़ है, देखना कि यूनाइटेड किंगडम या यूरोप या फिर ये जो कंट्रीज़ हैं ये डेवलप्ड है और ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत कंसर्न्ड है। तो ये जो प्राइज़ लॉन्च किया गया अर्थ शॉट प्राइज़, ये इन्वायरमेंट के लिए है कि जो नेक्स्ट 10 इयर्स में हम कैसे अपने प्लानट को रिपेयर कर सके, और जो लोग इस रिलेटेड काम करेंगे उनको ये अवार्ड मिलेगा। कितने सॉल्यूशन देने हैं? करीब 50 सॉल्यूशन आपको देने हैं, तब जाके आप कहीं एलिजिबल होंगे इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए, एंड ये अवार्ड आपको मतलब एनुअली दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट 9 अक्टूबर के रिलेटेड डिस्कशन। आई जस्ट होप आपको पसंद आया होगा, एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।